नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानियों के क्रम में अपना अपना भाग्य कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज की कक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपना अपना भाग्य कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो चलिए बदलते पैटर्न के आधार पर कहानी को हम पढ़ते हैं, और कहानी को पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कहानी को पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगी। तो चलिए पात्र, विषय वस्तु, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ संपूर्ण कहानी पर आज हम बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर यूनिट 7 हिंदी कहानी में आपकी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो 21 कहानी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके आप टेलीग्राम से आप हिंदी कहानियों का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, संपूर्ण कहानी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे आप प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। तो आप आज हम अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की लिखी कहानी को पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कुछ कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और आने वाले समय में भी बन सकते हैं। तो वो महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशन। तो जो आपका अपना अपना भाग्य कहानी है, वो विशाल भारत पत्रिका में 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत पत्रिका में 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसे आपको याद कर लेना है। दूसरा, संग्रह। तो आपका अपना अपना भाग की कहानी जो है ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वातायन कहानी संग्रह में जो है ये संकलित है। ठीक है, आपका अपना अपना भाग की कहानी, और उसका प्रकाशन वर्ष कब क्या है? तो 1931, यानी आपका वातायन कहानी संग्रह जो है 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके कहानी संग्रह, जो आपका वातायन कहानी संग्रह है, इसमें कितनी कहानियाँ हैं? तो आपके कुल 13 कहानी जो है संकलित है वातायन संग्रह में। तो आपको 13 के 13 कहानी संग्रह जो है याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रही हूँ, और जो पुराने होंगे उनको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सिलेबस में अगर कहानी लगी हुई है, तो कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, उस कहानी संग्रह में जितनी कहानियाँ हैं उसे आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी 13 कहानियाँ हैं वातायन संग्रह में। तो सबसे पहला है फोटोग्राफी, दूसरा है ब्याह, तीसरा है खेल, चौथा है निर्मम, पांचवा है चोरी, छठा है साधु की हट, सातवां है अपना अपना भाग्य, आठवां है चलित चित्र, दिल्ली में, तमाशा, अंधे का भेद, भावी, आतिथ्य। ठीक है, तो ये 13 के 13 आप याद कर लीजिएगा। कहानी की विषय वस्तु को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बन भी सकते हैं। तो चलिए कहानी की विषय वस्तु को देख लेते हैं। तो सबसे पहले संवाद शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। पहाड़ों के सौंदर्य को उद्घाटित करती कहानी है ये। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती कहानी है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। तो कहानी की विषय वस्तु को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो विषय वस्तु भी आपको समझ में आ ही जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, पात्रों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पात्र, हमारे मुख्य पात्र के रूप में जो है 10 वर्ष का पहाड़ी लड़का। ठीक है, और लेखक जो स्वयं कथावाचक है कहानी के, और लेखक का मित्र, ये तीन जो है ये मुख्य पात्र के रूप में आप इन्हें रख सकते हैं। और ये जो पहाड़ी लड़का है, इसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी रची गई है। और अन्य पात्रों की बात करें तो 2 वकील मित्र, ठीक है, गौण पात्र के रूप में बोले तो 2 वकील मित्र ये लेखक के ही मित्र होते हैं। और जो चारों जो है, यानी लेखक, कथावाचक, लेखक का मित्र और 2 उनके वकील मित्र होते हैं, ये चारों जो है नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये आप मुख्य पात्र के रूप में रख लीजिए। और ये 2 वकील जो है और लड़के का साथी, ये कौन पात्र हैं? ठीक है, लड़के का साथी कौन है? जिसे उसका मालिक मार देता है। ठीक है, और 2 वकील मित्र, इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी पर जो है नहीं रखता। ठीक है, तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों का जो है हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे भी। ठीक है, कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी की एक छोटी सी समीक्षा देख लेते हैं, जिससे हमें कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, अपना अपना भाग्य
जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी में लेखक तथा उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं जहां उन्हें एक गरीब बालक ठंड से कांपता हुआ मिलता है। उसके पास न तन ढकने को वस्त्र है और न भूख मिटाने को अन्न। वह बालक काम की तलाश में भटकता है परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह लेखक तथा उसके मित्र को अपने परिवार तथा मित्र के विषय में बताता है। कौन से मित्र? जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वो दोनों ही नैनीताल आते हैं घर से भागकर। ठीक है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानकर उसे अगले दिन आने को कहते हैं, परंतु अधिक ठंड होने के कारण अगले दिन बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसको वे उसका भाग्य मानते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कहानी अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार जिसके लेखक हैं। और कहानी को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कहानी को, जिस भी कहानी को आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई हैं, अगर आप 21 में से किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं तो कहानी की शुरुआत जो है किन पंक्तियों के साथ हो रही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। तो आप जिस भी कहानी को पढ़ रहे हैं, कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है उसे आप अच्छे से रट लीजिए। ठीक है। तो 21 कहानी का आप ऐसे कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और कहानी की पहले पंक्ति को, कहानी की शुरुआत किस पंक्तियों के साथ हो रही है, उस एक पैराग्राफ को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। और मैं बता दूं कहानी में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले ही मार्क कर दी, और कहानी को पढ़ने के दौरान भी मैं उसका उसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो उसे मैं बताते चलूंगी। ठीक है। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशों से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अड़ुन पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। तो देखिए नैनीताल का जिक्र है, तो इस तरह के स्थान, समय या किसी का उम्र, इस तरह की कहानी में अगर छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो उसे आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे और नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब आप कहानी को पढ़ें तो 2-4 बार कहानी को आप दोहरा दीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। ठीक है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला हुआ था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल पड़ती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी, और कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य एकाग्र एक त्रस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोर, मारपीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था, पर तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द से संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इतलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीताल भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज बच्चे भी थे और हमारे हिंदुस्तान के भी बच्चे यहाँ पर थे। ठीक है, अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने
चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार की टोलियों में निशंक निरापद, माफ कीजिएगा, इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चल रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़ी कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काले थे। ठीक है, ये खुद काले थे और कालेपन को खुरच खुरच कर वो बहा देना चाहते थे, और जिसका नाम क्या था, अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी। ठीक है, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर, ठीक है, आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। वह हम वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ के चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण का प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। माफ कीजिएगा, रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न देखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। इस एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेक सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हम कभी न देखा था। हम टपक रहा था, वह टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। वह बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितने बार, तो 11 बार टन हो उठा। जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। ठीक है, रास्ते में और किसका होटल मिला, 2 मित्रों का। लेखक और लेखक के मित्र तो थे ही, साथ ही 2 और मित्र थे जिनका होटल मिला। वो लोग 4 घूमने गए थे, लेकिन 2 लेखक और लेखक के मित्र किसी और होटल में रुके हुए थे, और उनके 2 वकील मित्र थे, ये वकील है, वो किसी और होटल में रुके हुए थे। ठीक है, तो रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हम दोनों मतलब लेखक और लेखक के मित्र जो एक साथ एक ही होटल में रुके थे। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण की बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी, इसका कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे, कितने बजे,
इस तरह के अगर क्वेश्चन आप मतलब इस तरह के जो समय आ रहे हैं 1 बजे या नैनीताल का ज़िक्र है, पोलो वाले मैदान का ज़िक्र है, 2 मित्र हैं, मतलब समय ये सब कुछ आए ना संख्या वाली चीज़ें, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात के ठीक 1 बजे, ठीक है, रात के ठीक 1 बजे, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। ठीक है, 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिजलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा, लाचार बैठना पड़ा। सड़क से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था। चुप चुप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था, और मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से देख पड़ा, ठीक है, 3 गज की दूरी से देख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसी कोई न अलगा है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। ठीक है, कितने बरस का वो बालक है? 10 बरस का है। ठीक है, याद रखिएगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी है, माथे जैसे अभी माथा जैसे अभी से चूड़ियाँ खा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप उसका याद कर लीजिएगा, कैसा उसका वेशभूषा था लड़के का। ठीक है, वह हमें न देख पाया, वह जैसे ही कुछ भी न देख रहा था। वह न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। इंपॉर्टेंट है। इस तरह की पंक्तियाँ आपको देखकर एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किस कहानी की पंक्ति है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। मित्र ने आवाज़ दी। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? लेखक का मित्र जो है वो पूछता है लड़के से। सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब काम करता था और उसे कितना रुपया मिलता था? 1 रुपया मिलता था और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? लेखक का मित्र पूछता है लड़के से। हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? फिर लेखक का मित्र पूछता है कि माँ बाप हैं? कहता है हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने कोस दूर उसके माँ बाप रहते हैं? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था। ठीक है, एक बच्चे जो लड़का था उसका और एक साथी था। ठीक है, याद रखिएगा। उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए थे, वह अब नहीं है। ठीक है, तो वो किसके साथ भाग कर आया था गाँव से? एक साथी के साथ आया था जो अब नहीं है। ठीक है, वो किस लड़के से बड़ा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर लेखक का मित्र पूछता है कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। मित्र कहता है, लेखक का मित्र। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, वकील साहब कहते हैं।
वकील साहब को कहता है लेखक का मित्र, ठीक है, आप भी जी बस खूब हैं, ऐसे गोरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए, ठीक है। तो कितने रुपए? 4 रुपए। ध्यान रखिएगा, 4 रुपए रोज किराए देते थे। कौन देते थे? जो लेखक के जो मित्र थे, 2 वकील मित्र, वो वे लोग, ठीक है। 4 रुपए रोज के देते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इस सबका आपको ध्यान रखना है। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर कुछ निराश भाव से होकर बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसी खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। कितने नोट थे उनके पास? 10-10 के नोट थे, ठीक है। इसीलिए वो जो है बच्चे को पैसा नहीं देते हैं। याद रखिएगा कि 10-10 के नोट उनके पास होते हैं। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरे जेब में भी नोट ही थे, पर फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटाकर उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं हैं। जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना, ठीक है। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेंगे, ठीक है, मिलेगा। तो वो लेखक और लेखक के मित्र जो है बच्चे को कहते हैं कि कल तुम मिलना। कौन से होटल में? होटल डी पब में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होटल डी पब याद कर लीजिएगा। कितने बजे बुलाते हैं उसे होटल में? तो कल बोलते हैं आने के लिए होटल डी पब। कितने बजे? तो 10 बजे, ठीक है। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा में पूछा। हाँ, ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा और असमंजस्य में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलोसॉफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के के पास लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथरे की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। इस प्रकार कहानी का जो है अंत होता है। कहानी यहीं खत्म होती है। और जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखने के लिए आपको कहा, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आपके एग्जाम में अगर छोटे छोटे जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपके किसी उम्र का जिक्र है, जैसे आपकी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई, जिसमें धुलाई वाली, जिसमें उसकी साली होती है, उसकी उम्र 10 वर्ष का होता है, तो उसका उम्र उठाकर पूछ लिया जाता है कि उसकी उम्र कितनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो छोटे छोटे आपको ध्यान रखनी है, जैसे कानों में कंगना है, ठीक है। और जैसे एक बार कोसी घटवार से एक पोस्ट में कुछ शब्द का अर्थ लिखा हुआ था, तो उस अर्थ को पूछ लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से पढ़नी है। और तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।